अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर में दाता दरबार के गेट नंबर 2 के बाहर, जहां पर एक खुदकुश बमबार जो जैकेट पहने हुए बारूद लगाए हुए आया और सिक्योरिटी की गाड़ी थी एलीट फोर्स की, और उसके आगे आकर उसने धमाका कर दिया, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद की शहादत हुई और 25 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हैं, जिनमें कुछ ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। लाहौर में या किसी भी दूसरे शहर में एक लंबा अरसा हुआ कि इस तरह के वाक़यात जो खुदकुश मामलात हैं वो कदरे रुके हुए थे। कोयटा या बलूचिस्तान में भी ये चीज़ें कदरे कम हुई थी, जहाँ पर ये सिलसिला माजी में ज़्यादा रहा। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके थे जहाँ पर ये चीज़ें कम रहीं। अब सॉफ्ट टारगेट का जो पहले माजी में भी ज़्यादा आसान रहता है मामला, उसको करने की कोशिश की गई। दाता दरबार या किसी भी ऐसी मजहबी जगह पर जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त भी ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पर मामूल की सिक्योरिटी थी और एक शख्स का वहाँ पर पहुँच जाना सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर भी बहाल सवाल है। लेकिन सॉफ्ट टारगेट चूज़ करना, ये दहशत गर्दों के हवाले से भी माजी की तरह ये भी उसकी एक कड़ी नज़र आ रही है। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ फैसल अजीज़ साहब मौजूद हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी तजकार है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब भी, लेकिन यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानेंगे। जाफ़र बिन यार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। दाता दरबार के सामने जो सूरत हाल हुई है, जाफ़र आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, तफ्तीश तहकीक कहाँ तक पहुँची है? जी बिल्कुल, आज एक दफ़ा फिर लाहौर में दाता दरबार के बाहर ही खुदकुश बम धमाका किया गया, जिसमें पुलिस एहलकारों समेत 9 लोग जो शहीद हुए, 25 से ज़्यादा लोग वो शदीद ज़ख्मी हैं। मैं भी तो लाहौर के जो दाता दरबार के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। सुबह से ये इलाका बंद किया गया था, कॉर्डन ऑफ किया गया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इस इलाके को खोल दिया। मेरे कैमरामैन जवेद अगर आपको दिखा सके, ये ट्रैफिक चल रही है, लोगों का आना जाना लग गया। इससे पहले सुबह जब ये 8:54 पर ये वाक़या पेश आया, उसके बाद से लेकर ये इलाका बंद था, लोगों को इस तरफ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। लेकिन अभी ये इलाका जो खोला गया, इस इलाके की सड़कों को खोला गया, लोग आ जा रहे हैं। जो जहाँ पे ये कुछ धमाका हुआ वहाँ पे लोग जमा हैं, उस जगह को देख रहे हैं, लेकिन पुलिस वहाँ से लोगों को पीछे कर रही है। पूरा इलाका जो कॉर्डन ऑफ किया गया। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि मस्जिद में जो है नमाज के लिए उसको भी खोल दिया गया। सुबह ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी क्योंकि सर्च ऑपरेशन चल गया। अब जोर की नमाज भी अदा की गई है, उसके बाद असर की नमाज होगी, तो उसके लिए भी लोग नमाजी आएंगे और नमाज पढ़। बहुत शुक्रिया। मैं जाफ़र बिन यार वहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि इलाके को खोल दिया गया है और जोहर की नमाज के बाद और अब असर की नमाज भी अदा की जाएगी। IG पंजाब ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि 10 किलो बारूदी मवाद था जो इस्तेमाल किया गया है और ये टारगेट किया गया था पुलिस एहलकारों को जो एलीट फोर्स की वहाँ पर गाड़ी तैनात होती है सिक्योरिटी के लिए। फैसल अजीज़ साहब, हम कुछ सियासी मामलात भी हैं, लेकिन ये एक अफसोसनाक वाक़या वो भी रमज़ान मुबारक में ये हुआ। और इस वक्त जो अच्छा डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, अब तक जो तहकीकात हुई हैं वो क्या आप तक पहुँचाई गई, क्या बताया जा रहा है अब तक कि इसमें क्या पेशरफ्त हुई है? जी देखिए, इसमें अभी सुबह भी हमने प्रेस को ये बताया है कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इसमें जानें भी गई हैं कीमती, और इसमें सिक्योरिटी इदारों की जानें भी गई हैं, पुलिस की, गार्ड का, उसके अलावा दूसरे सिटीजन भी थे। अभी इसकी तहकीकात हो रही हैं। जैसे ही कोई हमारे पास और इसके फर्दर इंफॉर्मेशन आती है तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। सही। डॉक्टर साहब, क्या इससे पहले कोई ऐसे थ्रेट्स थे कि ऐसी मजहबी जगहों पर ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक के आगाज़ में कुछ मामलात हो सकते हैं, या ये अचानक ही कोई ऐसी चीज़ हुई? जी कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं था जी। ओवरऑल तो हमारा मुल्क क्योंकि पिछले 10 साल से दहशतगर्दी की, 12 साल से जंग लड़ रहा है, तो थ्रेट्स तो होते हैं जनरल, लेकिन स्पेसिफिक थ्रेट नहीं था जी। तो डॉक्टर साहब, अब क्या सिक्योरिटी मेजर्स रखेंगे, क्योंकि अब रश इन मकामात पर और ऐसे मकामात पर ख़ास तौर पर इस महीने में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अभी क्या हिदायत वज़ीर आला पंजाब की जानिब से की गई? जी बिल्कुल हिदायत हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो मुकम्मल जांपेशानी से अपना काम करें, मुकम्मल सर्विलेंस रखें, मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें तमाम चीज़ों की। उस पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन मज़ीद आती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब। फैसल अजीज़ साहब, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और लाहौर हो या कराची हो या कुछ और बड़े जो शहर हैं
वो वक्तन फ़वक्तन ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन उमूमी तौर पर जब हम कहा जाए तो हालात भी बहुत बेहतर थे, लोगों के मामलात भी बहुत बेहतर थे। लेकिन ये जो इब्तिदा में मैंने बात की कि सॉफ्ट टारगेट करने की कोशिश होती है, मजहबी मकामात हो जाएं या मार्केट्स हों या ऐसी कुछ जगह हों, लेकिन वहाँ पर भी सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने की कोशिश होती है। तो ये आपको लग रहा है कि जो लोग हैं, जो ऐसी तंजीमें हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से एक्टिव हो रही होती हैं? सर, एक तो वाकई बहुत अफसोसनाक है रमज़ान के अंदर ऐसे दहशतगर्दी का वाक़या। 2-3 एलिमेंट हैं जिसे मैं समझता हूँ कि हाईलाइट होना चाहिए और हुकूमत को उस पर एक्शन लेना चाहिए। एक ये कि एक बहुत बड़ी जंग से पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का मुकाबला करके बाहर आया और अमन आया है, और ऐसी सूरत हाल में क्या वाकई बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पर ये खुदकश जैकेट हमलावर मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं, कोयटा में मौजूद हैं, और क्या पाकिस्तान के और शहरों में भी मौजूद हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। नंबर 2 सिनेरियो ये है कि ये नहीं हो सकता कि हमारे हसास इदारों को, जो कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज़ हैं, दुनिया के नंबर 1 आर्मी है जिसने दहशतगर्दी पर काबू पाया, उनके नॉलेज में ना हो। ये कहीं पे हल्का सा कुछ सुस्ती का रमज़ान की वजह से एक इन्वायरमेंट के चले अमन अमान है, तो वो सर्विलेंस के अंदर थोड़ी नरमी तो नहीं हुई, इसको नोटिस करना चाहिए कहाँ से ये चीज़ जो है वो ऐसे निकल गई है। क्योंकि ये 2 चीज़ों को टारगेट हुआ है, एक तो दाता दरबार को टारगेट हुआ है, एक मज़ार को, एक बड़े बुजुर्ग के मज़ार को, दूसरा जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको टारगेट किया गया है। यानी कि एक तीर से 2 शिकार हुए हैं। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है पंजाब के अंदर, पंजाब पुलिस को भी और हमारी एजेंसीज़ को भी, कि ये जो अच्छी जो एक पूरी एक मेहनत के बाद एक पूरा एनवायरनमेंट अमन का आया है, उसको कैसे डैमेज किया जा रहा है। और फिर थर्ड एक पॉइंट ये है कि जो हम बार बार फ़ौरन कह देते हैं, वैसे तो अमूमन इंडिया वाले, लेकिन पाकिस्तान उस तरह से नहीं कहता, लेकिन इस एलिमेंट को देखने की ज़रूरत है। जिस तरह से वहाँ पर इन्वायरमेंट इस वक्त इंडिया में है, जो इलेक्शन के दौर का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर किस तरह से मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इन्वायरमेंट है, और वो कुछ हमले भी हो रहे हैं, धमाके भी हो रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो कहीं पर ये रिएक्शनरी टाइप की चीज़ या पाकिस्तान के अमन ख़राब करने के लिए इंडिया का कोई हाथ तो नहीं है। सही है। और इसी दाता दरबार के हवाले से, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा रश इसी दरबार पे होता है, तो यहाँ पर मुतादिद बार माजी में भी टारगेट मुख्तलिफ एरियाज़ पर हो चुके हैं, मुख्तलिफ गेट्स पर, मुख्तलिफ जगहों पर, उसके करीब। तो ये भी एक बार चीज़ें देखने की ज़रूरत है पंजाब पुलिस को भी, सिक्योरिटी इदारों को भी, कि यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा आसानी किसी टारगेट के लिए होती है कि वो यहाँ पहुँच कर धमाका कर देता है। कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का। कुछ और मामला भी आज तो हम चाह रहे थे आपसे डिस्कस हो, लेकिन हम चाहेंगे कुछ इस पर भी ज़रूर बात की जाए, क्योंकि लाहौर में दाता दरबार पर इस तरह से हमला हो जाना और फिर उसके बाद की सूरत हाल है, आप समझते हैं कि जितनी बड़ी कामयाबी हमने हासिल की थी 2014 से लेकर ज़रब ऑपरेशन, फिर रद्दुल फसाद और अब तक, उसको बरकरार रखते हुए किस चीज़ की कहीं कमी और कोताही हो जाती है कि इस तरह का वाक़या हो जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो आज हुआ है दाता दरबार पे। दाता दरबार एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर फ़िका के लोग जो है ना वहाँ पे जाते हैं और अपने लिए दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला के हज़ूर वहाँ पे जाके दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लिए। कैसर अहमद शेख साहब, आप बात कर रहे थे सर आज के धमाके के हवाले से, कंटिन्यू कीजिएगा शेख साहब। जी देखिए ना, हमारी जो हमारी एजेंसियों ने, हमारी जो रेंजर्स ने, और जिस तरह काबू पाया दहशतगर्दी पे, ये वाकई काबिल तहसीन है, और इसमें तो पूरी दुनिया ने इसको हमें अपलॉड किया है इस पर। लेकिन ये वाक़या इस किस्म का लाहौर शहर में रमज़ान के दूसरे दिन ये हो जाना, ये बहुत अफसोसनाक है, बड़ी तकलीफ़ दे है। और ये फिर हमें यही देखना है कि क्या वजह हुई, क्या लीकेज हुई, और क्या हमारी एजेंसियों को इस बात का पता नहीं चला, या कौन से कोई बैरूनी हाथ इसमें मुलव्वस है। जब तक सामने कोई चीज़ पूरी आ नहीं जाए, या नए सिरे से कोई तंजीम है जो इसका कबूल करेगी कि उसने ये खुदकश हमला करवाया है, तो कई नए सवालात जन्म लिए हैं। बहुत अरसे बाद इस किस्म का लाहौर शहर में वाक़या हुआ है। अल्लाह ताला फजल करे और हमें पता चल जाए। देखिए ना, हमारे यहाँ सारे बड़े अलर्ट हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पूरी तुंदेही से इस पे ऊपर काम कर रही होगी, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है, और इसके बारे में जब तक एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी
तो कोई कमेंट बिल्कुल जी बिल्कुल, हम भी इंतजार कर रहे हैं। हम तो इस वक्त कंडेम कर रहे हैं कि उसके बाद कमेंट करने का वक्त उसके बाद होगा जब पूरी तरह से तहकीकात वो सामने आ जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, आप कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी फाइनेंस के मामला को कमेटी में उस वक्त देखते रहे हैं। फैसल अजीज साहब भी लंबे अरसे तक इस हवाले से रिपोर्ट भी करते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज गुफ्तगू IMF के हवाले कि हमने भी IMF के साथ डील की थी लेकिन मुल्क की मईशत पर कोई समझौता नहीं किया था। उनकी गुफ्तगू आज क्या थी, आपको सुनवाते हैं, पर मजीद बात होगी। इस मुल्क के अवाम इनका नाकामी, इनका नाअहली का बोझ कब तक उठाता रहेगा? आज आप हुकूमत की नाअहली का बोझ खुद उठा रहे हैं। आप महंगाई की सूरत में हुकूमत का नाअहली का बोझ उठा रहे हैं। आप अपनी गैस बिल में, अपनी बिजली बिल में, अपने पेट्रोल की बिल में, अपने खाने पीने के अशिया की बिल में, आपके दिफाइया की बिल में, अब इस हुकूमत का नाअहली नाकामी को आप वो बोझ उतार रहे हो, आप वो सजा भुगत रहे हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी IMF के साथ डील किया है, लेकिन हमने कभी भी पाकिस्तान की मुआशी हुकूक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने IMF से डील लिया लेकिन हमने साथ साथ पूरे मुल्क में जो तनख्वाह ले रहा है उन्हें इजाफा कर दिया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज सारा दिन बड़ी एग्रेसिव रही है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर। जरदारी साहब ने भी बात की है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की है और शहरी रहमान साहबा ने भी बात की है और मौजू एक ही रहा है, पाकिस्तान की मईशत और IMF के पास मुल्क को गिरवी रखने की बात हुई। फैसल साहब, मैं पहले आपसे कमेंट ले रहा हूँ कि ये बात हुई कि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब जाकर IMF से जब बात कर रहे हैं तो मुल्क की जो खुद मुख्तारी है उसको समझौता उस पर हो रहा है। IMF की डायरेक्शन पर जो है वो आकर लोग यहाँ पर वज़ीर ख़जाना लगाए जा रहे हैं। IMF की डायरेक्शन पर जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर्स लगाए जा रहे हैं। तो फिर क्या हमने IMF के हवाले कर दिया है मुल्क को? मुझसे आज की जो गुफ्तगू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्या कोई पाकिस्तानी उससे इख्तलाफ करेगा? फैक्ट्स के ऊपर थी। बिलावल के जो भी आपने क्लिप सुनवाया फैक्ट्स के ऊपर था। जो तब्दीली का नारा लगाकर, सुनामी का नारा लगाकर हुकूमत में आए, जिन्होंने कहा मदीने की रियासत बनाएंगे, मदीने की रियासत का झांसा दिया इस कौम को और फिर पूरी कौम को बांधा और बांध के IMF के सामने डाल दिया है। और IMF जो है वो गिद्धों की तरह अब पाकिस्तानी कौम को नोच रहा है और नोचेगा। सूरत हाल ये है कि कभी शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नर स्टेट बैंक IMF से ताल्लुक़ रखने वाला हो, आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो। अब इस वक्त तो असद उमर की गुफ्तगू सुनने वाली हो। हैं तो वो पाकिस्तानी ना लोग, पाकिस्तानी हैं, अगर पढ़े लिखे हैं, वो बाहर काम कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई जानता है उन्हें। उनकी पिछली पॉलिसीज आपने हफीज शेख साहब की देखी हुई थी, किस तरह की थी। इस वक्त असद उमर साहब के अगर कोई रिमार्क सुन ले जो इस वक्त वो निजी महफिलों के अंदर कह रहे हैं, क्या वो इमरान खान की पॉलिसी से एग्री कर रहे हैं? वो क्यों हटाएगा या वो क्यों हटे? वो एग्री नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तानी कौम के साथ क्या होना चाहिए। वो अपनी निजी डिस्कशंस के अंदर ये बातें कह रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि पेट्रोल कहाँ चला गया है, डॉलर ने कहाँ जाना है, वो इसको इस सतह के ऊपर लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे जो इमरान खान कहते थे कि मैं निचले तबके को ऊपर लेकर आऊँगा। निचला तबका तो अंदर धंस रहा है, अब तो मिडिल क्लास भी अंदर धंस रही है। ये तो पता नहीं किस तरह का जो है वो तब्दीली का एक नारा है जिससे PTI के अपने वोटर जो है उनके साथ नहीं खड़े हुए, सपोर्टर नहीं खड़े हुए, सब परेशान है। हर मकाते फ़िक्र का इस वक्त पाकिस्तानी जो है वो परेशान है इस तब्दीली से। सही। अच्छा कैसर अहमद शेख साहब, लेकिन ये बात पार्लियामान के अंदर भी आप वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर भी हो रही है, टॉक शोज़ में भी हो रही है, वज़ीर आज़म साहब तकरीर में भी ये बात कर रहे हैं, वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त ज़रूर है लेकिन इसकी ज़िम्मेदार साबिका हुकूमत है जिसके 10 साल पीपल्स पार्टी और फिर 5 साल आपकी हुकूमत, उससे निकलते हुए मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं, लोगों को उनको लाया जा रहा है वो जो काम कर सकते हैं। देखिए, बड़ी ही अहम डिस्कशन है। मईशत ही हमारे मुल्क का असल मामला है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट करनी चाहिए। मैं इस वक्त इल्ज़ाम तलाशी में नहीं जाता। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की वजह से हुआ या जो भी है, मैं ये कहता हूँ ये तमाम बातें हमने पहले दिन ही, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि पहले दिन ही कहा था कि इकानमी पे, चार्टर ऑफ इकानमी पे बात करें। क्यों नहीं तमाम पार्टियों के पॉइंट ऑफ व्यू को असम्बली में डिबेट करें? हमारी गलतियां होंगी, मैं इस डिबेट में हमने बहुत बेहतर किया है। हमारे वक्त में रेवेन्यू डबल हुआ पीपल पार्टी के दौर से, हमने महंगाई को कम रखा 4% तक,
हमने शरह नमू जो है वो हाईएस्ट कर दी 5.8 तक, जो तरक्की की शरह थी। हमारे यहाँ रोज़गार मिले, लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाता। इस वक्त हमारा मुल्क परेशानी की हालत में है, मुईशत बड़ी दिगरगूं है, और मैं ये चाहता हूँ कि चलो किसी की भी ठीक राय है, पार्टी में किसी पार्टी के किसी बंदे की, मुल्क के लिए हमको डिबेट करना चाहिए। असम्बलियों का मकसद ये होता है, लोगों ने इलेक्ट करके हमें हाउस में भेजा है, हमारी गलतियां भी सामने आ जाएंगी, इनकी गलतियां भी सामने आ जाएंगी, इनके अच्छे पॉइंट और हमारे अच्छे पॉइंट भी थ्रेड बेस्ड डिस्कस होंगे। हर एक को मौका मिलना चाहिए जो लोगों के डायरेक्टली स्टेक होल्डर हैं। मैं कहता हूँ चैम्बरें, मैं कहता हूँ एसोसिएशनें, मैं कहता हूँ लेबर के यूनियनें, मैं कहता हूँ कि तमाम लोगों को जो कि स्टेक होल्डर है, एग्रीकल्चर के जो लोग हैं उनको स्टेक होल्डर। इस वक्त हमें एक बहुत बड़ी तबाही का मामला है, हमारे मुल्क एक बड़ी मईशत दिगरगूं हो रही है, और IMF अपनी कंडीशनैलिटी हम पे आयद कर रही है। हम तो पहले दिन से ये कहते थे, मैं इस बात का हामी था कि पहले दिन ही से IMF से जाके एक पूरी तरह नेगोशिएट करके IMF के साथ, क्योंकि हमें एक समझौता करना चाहिए था, क्योंकि हमने पेमेंट्स करनी है, हमने वो जो पेमेंट्स कमिट किए हैं वो उसका डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से। लेकिन हमने वो क्या किया, हमने डिले करने की वजह से बाहर का जो कॉन्फिडेंस था ना, जो शुरू में हुकूमत बनी थी और जब कहती थी कि बाहर के लोग हमारे मुल्क में दिलचस्पी लेंगे, बहुत बड़ा सरमाया हमारे यहाँ आ जाना था। हमने डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा किया है, और हम IMF में जाने में बिल्कुल ये बड़ी अहम बात है कि पार्लियामान के अंदर बहस होनी चाहिए और तमाम सियासी जमातों को उससे आगे होना चाहिए। डॉक्टर इशफाक हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसका भी अच्छी राय है डॉक्टर साहब से भी राय ले लेते हैं। डॉक्टर इशफाक हसन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इस वक्त बार बार बात होती रही, मुझे याद है कि आप IMF की डील के हवाले से नहीं थे उस वक्त, लेकिन वजीर खजाना तब्दील हो गए, मामला चल रहे हैं। अब ये अपोजिशन कह रही है कि IMF की डील तो बहुत आगे, IMF की डायरेक्शंस चल रही हैं वज़रा के हवाले से, गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से। क्या वाकई मुल्क IMF की गोद में जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों मुखालफत कर रहा था जी। आप प्राइम मिनिस्टर के, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे और अपोजिशन में थे, तो दर्जनों बार इन्होंने कहा था कि हम भूखे रह लेंगे, मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा IMF में। कहते रहे कि नहीं रहे, मीडिया में दिखाते रहते। बिल्कुल। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और उन्होंने अपनी एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई और मुझे उसका मेंबर बनाया, तो क्या मेरा फर्ज था कि जो प्राइम मिनिस्टर जिस चीज पे वो उनका एक स्टांस था, मैं उसको मदद करूं ताकि वो अपने स्टांस पे कायम रह सके। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि सर आप ना जाए IMF में। आप तो खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ IMF में। तो मैंने फिर और जो उसके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं IMF में न जाने के, वो मैंने उनको दिया, बताया उनको सारी चीजें। लेकिन बात ये था कि बाय द टाइम जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने उनके अपने स्टेटेड स्टांस से उनको हटा दिया। मैं वहीं खड़ा रहा, वो खुद हट गया अपने स्टांस से। सही। मैं आज भी खड़ा हूं और आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा तबाही होगी इफ वी गो टू द IMF। ये प्रोग्राम होगा, उस दिन से हमारी तबाही शुरू हो जाएगी। जहां से ये हमारे बाकर साहब आए हैं जी, ये इजिप्ट से आए हैं। जी हाँ, ठीक है ना। क्या गुल खिलाया है इजिप्ट में, वहां से उन्होंने 8 जो इजिप्शियन पाउंड है जी, 8 रुपया 88 8.88 इजिप्शियन पाउंड वॉज इक्विवेलेंट टू $1। 1 गो में उन्होंने 18.1 पे ले गए। सही। ना एक्सपोर्ट बढ़ा और ना इंपोर्ट बढ़ा। क्या चीज बढ़ा? टूरिज्म बढ़ा, क्योंकि उनके पास वो है पिरामिड्स है दिखाने के लिए। जी हाँ। लोगों को बहुत सस्ता लगने लगा, दुगने से ज्यादा हो गया। जो आपके पास $1 में पहले 8 रुपये 88 पैसे मिलते थे, अब आपको 18 रुपये 1 पैसे मिल रहे हैं। तो लोगों ने वहां का रुख किया, टूरिज्म की वजह से उनको पैसे ज्यादा मिलने लगे, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा बेहतर हो गया। लेकिन इसके साथ साथ क्या किया, जब IMF के प्रोग्राम में हम गए थे, इजिप्ट गया था, उस वक्त 35% पीपल वे लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। आज एज वी स्पीक 55% पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन।
दवाई पड़ गई है। बिल्कुल। उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉल किया था हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर को, उनके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने, अब हमारे उस वक्त तो ओहदे पे थे, अब वो भी फॉर्मर हो गए हैं जी, कि थिंक बिफोर गोइंग टू द IMF 10 टाइम्स। बहुत जो होशुबा इंकशाफात हैं डॉक्टर साहब वो आप कर रहे हैं। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि अगर ये इस किस्म की तबाही वहाँ हुई है तो हमारे यहाँ फिर क्या अगले आने वाले वक्त में हो सकता है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में। कैसर अहमद शेख साहब, डॉक्टर अशफाक हसन साहब जो बात कर रहे हैं बहुत ये ख़तरनाक और खौफनाक, मेरे जैसा एक तालिब इल्म तो वो सोच के भी कांप रहा है कि अगर ये मामलात वहाँ पर रहे हैं तो पाकिस्तान में तो पहले ही रुपया बहुत शदीद डीवैल्यू है और उस डीवैल्यू होने से हमारे जितना नुकसान हो चुका है आगे तो और ज़्यादा होशुबा मामलात हो जाएंगे। जी देखिए, मैं डॉक्टर अशफाक साहब बहुत बड़े इकानमिस्ट हैं, ये मौजूद थे, इन्होंने ही कहा ना कि IMF में नहीं जाना चाहिए और आज भी यही कह रहे हैं। तो पिछले 8-9 महीने में जब हम IMF के पास नहीं गए तो क्या हमने मईशत का हशर कर लिया, हमने 30% डिवैल्यू भी किया, हमने अपना पॉलिसी रेट को भी 4% बढ़ा 6% बढ़ा दिया, 6% से हमने कोई 11.5% कर दिया। तो अब मुझे बताइए, महंगाई हर जगह हो गई क्योंकि तनख्वाह तो लेबर की उतनी रही, लेकिन 15,000 की जो तनख्वाह पहले $140 बनती थी वो $110 हो गई। तो IMF के पास तो हम नहीं गए। IMF कोई अच्छी बात नहीं है, हम तो मजबूरी के आलम में जब हमें डिफ़ॉल्ट हो रहा होता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता तो हम उनसे बेहतर नेगोशिएट करना होता है। और IMF हमें पहले दिन से क्या कहती है, यही कहती है कि अपने खर्चे कम करो, अपना जो डेफिसिट है बजट का हो या जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है, यानी उसका खसारा कम करो। आपके ख्याल में IMF के पास जाना है हमारे पास के ही बेहतर मफाद में होगा? नहीं, हमारे पास और ऑप्शन, डॉक्टर साहब हमें बताएं ना, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं कि अगर हम नहीं गए, हम तो 8 महीने नहीं गए, वो रास्ता तो हमने देख लिया, अब भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास और ऑप्शन क्या है। जो भी मुल्क डिफ़ॉल्ट में जाने वाला हो, जो मुल्क भी जिसके कर्जे इतने ज़्यादा हों और वो उसने पेमेंट्स करनी हो, तो उसके बाद जो हम 8 महीने करते रहे उससे तो दिगर गाँव हो गई मईशत। IMF देखिए, IMF के जो कंट्रोल कर रही है ना वहाँ, कि वो आके हमारे स्टेट बैंक का गवर्नर बन जाए, वो तो हमें मंजूर नहीं है किसी सूरत में भी। लेकिन IMF तमाम मुल्कों में, देखिए अगर मेरे कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाता है तो 2 तरीके हैं। एक तरीका है तो मैं अपने दोस्तों से मांगूँ, एक तरीका मैं अपने बैंक के पास जाऊं और उसको अपना बताऊं कि मेरा कारोबार किस तरह आगे बढ़ सकता है। IMF से हमें नेगोशिएट करना है, ये नहीं कि उनकी हर बात हमने माननी है। बिल्कुल, लेकिन IMF के जाने बगैर डॉक्टर साहब हमें बताएं कि वो रास्ता क्या है। मैं डॉक्टर साहब से भी इस पर बात, मैं ये कह रहा हूं कि असेंबली में डिबेट, बिल्कुल आपके 2 बड़ी अहम पॉइंट है कि असेंबली के अंदर डिबेट होनी चाहिए कि वहां पर हो क्या। दूसरा, डॉक्टर अशफाक हसन साहब जैसे सीनियर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे भी राय को फिर इसका हल क्या हो सकता है। मैं उससे पहले डॉक्टर साहब से पहले मैं फैसल अजीज साहब, IMF के पास जाए बगैर भी चारा इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं है। ये भी बात शेख साहब भी बात कर रहे हैं, इस वक्त हुकूमत भी यही बात कर रही है और मुल्क की जो हालत है उसको वहाँ से निकाले बगैर भी कोई मामलात नहीं है। लेकिन वहाँ के अफसरान यहाँ पर आके वजीर या अफसरान लग जाएं, ये बहरहाल किसी को भी मंजूर नहीं, ना अपोजिशन की जमातों को, ना ही पाकिस्तान के अंदर माइशदानों को। देखिए मुदस्सिर, एक तो हिस्ट्री देख लें पाकिस्तान की IMF के साथ, जितनी बार भी हमने IMF के साथ डील की, जो शराइत हमने तय की या IMF और हमारे दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय हुई और फिर हमने कर्ज लिया, क्या पाकिस्तान ने किसी भी हुकूमत के दौरान, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, क्या हमने वो शराइत अमल दरामद किया उस पर? हम वहाँ भी डिफ़ॉल्टर होते हैं, शराइत में भी डिफ़ॉल्टर होते हैं। जब अगली बार IMF के पास जाते हैं वो सख्ती शराइत हमारे सामने रखते हैं। इस बार के सिनेरियो में तो आपकी लीडरशिप के पास ऐसा बंदा ही नहीं जो IMF के साथ बात करे।
IMF से बात करने के लिए भी आपने IMF के लोग ही लगा दिए हैं, यानी कि गवर्नर स्टेट बैंक भी IMF का लगा दिया, फाइनेंस मिनिस्टर भी IMF का लगा दिया है। ये अलग बात है जो शेख साहब बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। और IMF के पास अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन है, इस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने एक हवाला दिया जो बहुत दफ़ा हमने देखा कि इमरान खान साहब UAE भी तशरीफ़ ले गए, सऊदी अरब भी तशरीफ़ ले गए, मलाइशिया भी तशरीफ़ ले गए, टर्की भी तशरीफ़ ले गए, चाइना भी तशरीफ़ ले गए, ये दोस्तों के पास गए कि हमारी मदद करें। पॉइंट ये है कि अगर $10 बिलियन की एक रिफाइनरी की बात मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं और हम करने को तैयार हैं, और हम शेख मोहम्मद की भी गुफ्तगू सुनते हैं, नयान की भी गुफ्तगू सुनते हैं UAE की, कि वो पाकिस्तान के अंदर ये काम करने को तैयार हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान में इमरान खान के बाद नीचे कोई लीडरशिप, कोई ब्यूरोक्रेसी कोई है जो उन चीजों को प्रैक्टिकल करके आगे लेकर आए? सही। वो तो अपनी टीम ही पूरी उड़ा देते हैं, फॉलो ऑन हो जाता है पूरी टीम का, पूरी टीम गई, ब्यूरोक्रेसी भी गई, मिनिस्टर्स भी गए, जिन लोगों ने डायलॉग किए, जिन लोगों ने मीटिंग्स की, वो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर है और बात कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के दौर की कि मैं ये चाहता था और साफियों के लिए हमने ये कर दिया। पॉइंट ये है कि फोकस, टारगेटेड स्ट्रैटेजी, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म है, ये अगर है तो फिर आगे चलें। जब यही नजर नहीं आ रही तो फिर पैनिक है ना, तो इस वक्त पैनिक नजर आ रहा है। तो मैं डॉक्टर इशफाक हसन साहब से, डॉक्टर साहब IMF के पास नहीं गए तो सूरत हाल इस वक्त मईशत की दगरगू है। शेख साहब भी ये बात कर रहे हैं कि IMF के पास जाए बगैर क्या चारा है इस वक्त। देखिए ना, आप लोग कह रहे हैं इस वक्त पे जरा जोर है जी। और जब मैं पिछले साल सितंबर से कह रहा था कि खुदा के वास्ते लर्न टू लिव विदाउट IMF, उस वक्त हमारे पास बहुत ऑप्शन थे, लेकिन एक माफिया था जो प्राइम मिनिस्टर के गिर्द ऐसा घेरा लगा दिया, उसने बिल्कुल वक्त को जाया किया। प्राइम मिनिस्टर ने भाग भाग कर, जो अभी जिसका जिक्र कर रहे थे फैसल साहब, पैसे इधर से लाए ताकि एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। हमने 8 से 9 महीने का ब्रीदिंग स्पेस मिला, हमने जाया किया उन ब्रीदिंग स्पेस को जानबूझकर। वी मेड ए केस कि जी इस इकोनॉमी को इतना खराब कर दिया जाए कि फिर हम कहें अब कोई चारा तो नहीं रहा, अब तो हमें जान ही जाना है। जैसा भी हमारे कैसर साहब कह रहे थे कि अब क्या चारा रह गया, बाबा अब चारा नहीं, कुछ भी नहीं रहा है, अब आपके हाथ पैर सब बंद गए, आपने जो करना था अब शेरों ने करना है। सही। मुराद इनकी पार्टी नहीं, IMF या वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूं। जी। अब उन्होंने जो कुछ करना है, हमने अपना काम कर दिया। मैं तो प्राइम मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट के को अमली जामा पहनाने के लिए काम कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर खुद अपने स्टेटमेंट से हट गए कि जी हम नहीं जाएंगे IMF में। मैं आज भी खड़ा हुआ हूँ वहीं पर, वो मुझे छोड़कर आगे निकल गए। सही। तो ये अब जहां निकल गए अब वजीर आजम, कोई ऑप्शन नहीं है। सही। अब हमने पिटना है। सर बहुत जो खतरनाक वाला मामला जो आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब IMF के पास जब चले गए, बल्कि IMF वाले खुद आ गए हैं, तो फिर अब पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की हुकूमत, अब उसके क्या अहवाल होगा ये अगले आने वाले वक्त में देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, कैसर अहमद शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, तीनों आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ा अहम मामला, पाकिस्तान और इंग्लैंड के वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और पाकिस्तान की टीम जो T20 में टॉप है लेकिन वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाई पिछले मैच में। एजाज वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एजाज, वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा इम्तहान है जिसका आज आगाज़ हो रहा है, तो टीम का वो कॉन्फिडेंस नहीं था T20 में, या T20 पर वैसे ही छोटा मैच था तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं मुदस्सिर, हालांकि हम T20 में नंबर 1 हैं और जब ICC ने 80 मुमालिक की रैंकिंग जारी की तो पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी और फिर बैटिंग में भी तकरीबन 20 से 30 रन कम किए पाकिस्तान ने। बाबर आजम गलती से रन आउट हुए, आसिफ अली नॉन स्ट्राइक एंड पे रन आउट हो गए, जिससे पाकिस्तानी टीम कम स्कोर तक महदूद रही और इंग्लैंड ने बासानी पाकिस्तान को हरा दिया। आज क्योंकि ओवल के अंदर वनडे सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है और वर्ल्ड कप से पहले ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सीरीज़ है। पाकिस्तानी टीम इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ 5-0 से हार चुकी है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ खेली थी उसमें पाकिस्तान को 3-2 से शिकस्त हुई थी। उससे पहले पाकिस्तानी टीम सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ ही वनडे सीरीज़ जीतने में कामयाब रही थी, तो वनडे में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। आज के मैच में यासिर शाह को शादाब की जगह खिलाया जाता है या नहीं, ये फैसला भी टॉस से पहले किया जाएगा। मोहम्मद आमिर को आज मैदान में उतारा जाता है या जुनैद खान को मैदान में उतारा जाता है। आपने देखा होगा
कि जो आखिरी पाकिस्तान ने T20 मैच खेला उसमें जुनैद और आमिर दोनों को पाकिस्तानी टीम ने बाहर बिठाया था, उसमें हसनैन को मौका दिया था। तो चांसेस यही हैं कि हसनैन को शायद आज के वनडे मैच के अंदर बाहर बिठाया जाए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी मेन विकेट टेकर बॉलर हैं, उसके साथ पाकिस्तानी टीम जाएगी। और मिकी आर्थर के लिए ये सीरीज़ इसलिए भी अहम है कि उसको ये एक्सपेरिमेंट करना है और ये फैसला करना है कि क्या मोहम्मद आमिर और जुनैद खान दोनों टीम में एक साथ खेलेंगे या मोहम्मद आमिर को बाहर बिठाकर जुनैद खान को खिलाएंगे। और शादाब खान क्योंकि इंजर्ड हैं, वो वतन वापस लौट चुके हैं, सॉरी इंजर्ड नहीं है, वो बीमार हैं, हेपेटाइटिस सी की बीमारी उनको है, उसकी वजह से यासिर शाह पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। तो मिकी आर्थर की कन्फ्यूजन आखिरी T20 मैच में नजर आई। और एक और बात मुदस्सिर मैं यहाँ पर लाजमी कहना चाहूँगा पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद के लिए कि सरफराज अहमद को आपने देखा होगा आखिरी T20 मैच में हसन अली तक बैटिंग करने के लिए आ गए, सरफराज खुद सामने नहीं आए। और हालांकि जब वो यहाँ इंग्लैंड जा रहे थे तो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ही सरफराज को सवाल किया था कि वो किस बैटिंग ऑर्डर पे खेलेंगे, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग मुझे ऊपर के नंबरों पे खेलता हुआ देखेंगे। तो हमें T20 मैच में सरफराज कहीं नजर ही नहीं आए। तो कप्तान को खुद आकर मोर्गन ने मैच विनिंग इनिंग्स के लिए अपनी टीम के लिए, तो सरफराज को ये संजीदा होकर खेलना पड़ेगा। प्रेशर है, क्या मामला है कि ये ऐसा फैसला नहीं किया? मुदस्सिर स्कोर नहीं उनसे हो पा रहा, ये बात सच है कि सरफराज से स्कोर नहीं हो पा रहा। सरफराज के ऊपर बहुत प्रेशर है मीडिया का, साबिक क्रिकेटर्स का, विद इन द टीम। जब मिकी आर्थर कोई मीटिंग लेते हैं तो साफ ज़रिए अगर आप अच्छे परफॉर्मर होते हैं, आपने टीम को जितवाया होता है, गो कि आप कप्तान हैं। देखें सरफराज की परफॉर्मेंस का आलम यह था कि वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले एहसान मानी को उसको अपने राइट पे साथ लेफ्ट पे साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि ये हमारा कप्तान होगा। तो सरफराज एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि अगर एतमाद के साथ खेले और अपना खौफ खत्म कर दे तो पाकिस्तानी टीम को वो मैचेस जितवा सकता है। बेहतरीन कप्तान की हैसियत से भी और बेहतरीन बैट्समैन की हैसियत से माजी में उन्होंने बड़ा अच्छा खेला हुआ है। और आज देखते हैं कि सरफराज जो वनडे के कामयाब कैप्टन की हैसियत से पिछली सीरीज में नजर नहीं आ रहे, वो आज क्या परफॉर्म करते। बहुत शुक्रिया, इजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद थे और कुछ देर के बाद उसका भी आगाज़ हो रहा है, टॉस होना है। मुदस्सिर इकबाल को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।